What's up everyone? Welcome back to the channel guys. 10, 9, 8 हो चुका है, चैप्टर नंबर 7 पे आ गए और आज कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा ही फिजिकल एजुकेशन खत्म कर दें क्योंकि 4 चैप्टर्स और हैं जो मैं शूट करूंगा और 2-3 तो बिल्कुल ही सेम है, तो वो मैं लास्ट वाले लेक्चर्स ही आपको एक्यूमुलेट करके दे दूंगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और फिजिकल एजुकेशन को आज एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। बेटा दो चीजें आपको यहां पे पढ़नी है। नंबर 1 इज फिजियोलॉजी के बारे में, नंबर 2 इज इंजरीज के बारे में। बस दो टॉपिक है, मुश्किल से 30 मिनट्स में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। बेटा फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? देखो फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी करना। अब यहां पे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का मतलब है, तो यहां पे हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट आने वाला है इसकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है व्हाइट पेन चाहिए भैया, व्हाइट 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 व्हाइट। यस, देखो क्या बोल रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट्स। मतलब हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एथलीट्स जो एक्सरसाइज करते हैं, जो रेगुलर न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, जो रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट आता है अलग अलग जगह पे। सर अलग अलग जगह मतलब अभी पढ़ाया था ना, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, उन सब पे क्या इंपैक्ट आता है, यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्टर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, देयर आर वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब देखो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी बॉडी में कितनी जान है, स्ट्रेंथ कितनी है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज साइज ऑफ द मसल। बेटा जितना तगड़ा मसल होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, इसीलिए बोलते हैं ना वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए भाई। जब तुम जिम जाते हो, जब तुम वेट ट्रेनिंग करते हो तो उससे तुम मसल गेन करते हो। मसल इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये बात ध्यान रखना। मैं आपके पेरेंट्स को भी बोलूंगा और आपको भी बोलूंगा कि वर्कआउट करो। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूं कि वर्कआउट करो, जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतना मसल होगी, जितनी ज्यादा मसल होगी उतनी स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर। तो देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल लार्जली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मसल। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट बिगर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। दूसरा क्या होता है बच्चों, बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट से भी पता चलता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी। भाई जिसका बॉडी वेट बहुत ही कम होगा ऑफ कोर्स उसके अंदर स्ट्रेंथ भी कम होगी, जिसका बॉडी वेट एप्रोप्रिएटली अच्छा होगा उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। वेरी सिंपल, इंडिविजुअल्स हु आर हैवियर आर जनरली स्ट्रॉन्गर, है ना। तीसरा मसल कॉम्पोजिशन। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार की हमारे पास मसल्स होती हैं, एक वाइट और एक रेड, यानी कि फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। ठीक है, तो आपका मसल कॉम्पोजिशन कैसा डेवलप हुआ है, आपके अंदर कौन सी मसल कितने प्रोपोर्शन में है, इससे भी आपका स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाता है। देखो बोल रहा है ईच मसल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स जिनको हम व्हाइट बोलते हैं, स्लो ट्विच फाइबर जिनको हम रेड बोलते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स केपेबल होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। तो फोर्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए फास्ट ट्विच फाइबर्स, व्हाइट वाले फाइबर्स होने जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का मतलब होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कितना साथ दे रहा है आपको, है ना भाई। अगर मुझे जिम में जाके वेट उठाना है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, इट इज ऑल्सो अबाउट द नर्व्स, है ना। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि अगर किसी की नस ब्लॉक हो गई तो वो काम नहीं कर सकता भैया, चाहे उसके अंदर कितनी ही स्ट्रेंथ क्यों ना हो। तो स्ट्रेंथ के लिए नर्वस सिस्टम का भी हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। A muscle is composed of a number of motor units. The total force of the muscle depends on the number of contracting motor units. इसके बाद आ रहा है स्पीड के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें स्पीड को इंपैक्ट करती हैं। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, आप कितनी जल्दी से रिएक्शन कर पा रहे हो, है ना। सपोज 100 मीटर स्प्रिंट लगाना है, आप एक पोजीशन में हो, अब दौड़ना है एकदम, जैसे ही वो बोलेगा गो, है ना, या फिर वो गन शॉट करेगा तो एकदम आपको भागना है, तो वहां पे आपकी नर्वस सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है, आपका ब्रेन कितनी जल्दी से रिएक्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स
इज मेड पॉसिबल बाय रैपिड एक्साइटेशन एंड इनिबिलेशन ऑफ द कंसर्न मोटर सेंटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मसल कॉम्पोजिशन। अब देखो सेम जैसे कि हम स्ट्रेंथ में देखते थे वैसे ही हम स्पीड में भी देखते हैं कि आपके पास कितने फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, कितने स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, आपने कितने डेवलप करे, उस पर भी स्पीड डिपेंड करेगा। देखो क्या बोल रहा है, different muscles of the body have different percentage of fast twitch fibers, so different parts of the body have different speed performances। उसके बाद आपके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कितनी है, एक्सप्लोसिव पता है ना, एक बारी में आपने सारी स्ट्रेंथ लगा देनी। जब भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत तेजी से भागना है तो वहां पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बहुत काम करती है। एवरी क्विक एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज इंडिस्पेंसिबल, इसके बिना काम नहीं चलेगा बेटा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर लचीलापन कितना है। देखो अगर इस चिंटू को भागना है तो फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कभी यहां दर्द होगा कभी वहां दर्द होगा। इसलिए बोलते हैं योगा करो, योगा वाला पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है तो वहां पे बहुत सारे आसन भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है। स्पीड के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। गुड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया बेटा जी, ये सब स्पीड के लिए हो गए। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं एंड्योरेंस के लिए। एंड्योरेंस का मतलब कि आप एक एक्टिविटी को कितने लंबे समय तक परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज योर स्टेमिना, है ना। फुटबॉलर्स में बहुत तगड़ा स्टेमिना होता है भाई, भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं, थकते ही नहीं है, राइट। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी में समझो कि आप कितने अच्छे से ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, कितने अच्छे से ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, और कितने अच्छे से आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर पा रहे हो। अगर देखो मोस्ट ऑफ द पीपल कांट रन क्योंकि उनकी ब्रीदिंग ठीक नहीं है, तो सांस लेना भी एक कला है, एक स्किल है जो लोग नहीं समझते हैं। तो खेलते हुए भागते हुए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कितने लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे, ये डिपेंड करता है आपकी एरोबिक कैपेसिटी के ऊपर। The ability to perform activity continuously using oxygen, it depends on oxygen intake, transport through blood and uptake. Uptake का मतलब absorb by muscles and availability of energy reserves. उसके बाद बच्चों दूसरा आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। भाई आप कितना ज्यादा लैक्टिक एसिड टॉलरेट कर पाओगे, बॉडी के अंदर जनरेट तो होगा लैक्टिक एसिड, आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो कब तक आप उसको टॉलरेट कर पाओगे, इस ये भी आपके एंड्योरेंस के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालता है। द एबिलिटी टू विथस्टैंड हायर लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटीज लास्टिंग ओवर 40 सेकेंड्स। ट्रेनिंग कैन इंप्रूव दिस। अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बेटर होता है, आपकी ओवरऑल एंड्योरेंस बढ़ती है, तो ट्रेनिंग इज मस्ट। चौथा क्या आता है, सॉरी तीसरा क्या आता है, मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है बच्चों, जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करें, एक है एथलीट और एक है नॉर्मल बंदा। ठीक है, जैसे मैं अभी तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैं गया था केदारनाथ, ठीक है, अभी लास्ट ईयर। मैं प्रे करता हूँ मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं दोबारा जाऊँ इस साल, मेरा मन वहीं अटका हुआ है। तो मैं गया था केदारनाथ और वहाँ पे 22-23 किलोमीटर की, पता नहीं 18 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है, पैदल जाना पड़ता है। तो हम लोग 4-5 फ्रेंड्स गए थे, जिसमें हम 3 रेगुलर फिटनेस करने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, मतलब हम कुछ ना कुछ फिटनेस वाले बंदे थे, और 2 थे बड़े परेशान। परेशान मतलब अपने जीवन से परेशान, कि वो कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जंक फूड उनका सुबह शाम चलता है, कोई रूटीन नहीं है, कोई स्लीपिंग शेड्यूल नहीं है। स्लीपिंग शेड्यूल तो चलो खैर हमारा भी नहीं है, लेकिन हमारा तो काम में जाता है ना, उनका रील स्क्रॉल करने में जाता है। तो दिस इज हाउ फर्क क्या आया भाई, हम बड़े आराम से चढ़ गए पूरी की पूरी चढ़ाई, लेकिन उन दोनों की हालत टाइट हो गई, हवा निकल गई भाई साहब। ठीक है सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी मूवमेंट इकोनॉमी बेटर थी। जो लोग भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करते रहते हैं, जो लोग भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनका एंड्योरेंस बेटर होता है, तो वो ज्यादा टाइम तक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं कम एनर्जी के साथ भी। वहीं पे एक आम आदमी को ज्यादा एनर्जी चाहिए ज्यादा एक्टिविटीज करने के लिए, तो कई बार वो फेल हो जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग लेस एनर्जी एट अ गिवन स्पीड हेल्प्स एन एथलीट परफॉर्म लॉन्गर। उसके बाद आता है मसल कॉम्पोजिशन। फिर से सेम पॉइंट कि आपका मसल कॉम्पोजिशन कैसा है, राइट। इसमें ध्यान रखना एंड्योरेंस डिपेंड करता है फिर से मसल फाइबर्स पे। तो स्लो ट्विच फाइबर्स बेस्ट होते हैं एरोबिक एक्टिविटीज के लिए, वो आपको मदद करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करने में विदाउट फटीग। फटीग का मतलब थकना। बढ़िया सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी, किस किस चीज पे डिपेंड करती है? लचीलापन। जो आप देखते हो डॉग्स कैट्स कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज होती है? नंबर 1 मसल स्ट्रेंथ। आपकी मसल स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो ही आप फ्लेक्सिबल भी हो पाओगे। द मसल शुड हैव मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक द मूवमेंट पॉसिबल, स्पेशली अगेंस्ट द ग्रेविटी। दूसरा जॉइंट स्ट्रक्चर।
बेटा अब आप किस पर्टिकुलर एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो वो उसके जॉइंट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अब अगर आप शोल्डर जॉइंट देखोगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा एज कंपेयर टू नी जॉइंट। यहाँ पे लिखा भी है मैंने। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सम ऑफ जॉइंट्स इंट्रिंसिकली हैव अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन अदर्स। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर हैज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन इन कंपैरिजन टू द नी जॉइंट। सिंपल। उसके बाद एज और जेंडर पे भी डिपेंड करता है बच्चों। सबसे पहले एज की बात करूंगा। जितनी कम एज होगी उतना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल होगे, जितनी एज बढ़ती रहेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहेगी। फिर जेंडर की बात करूं तो फीमेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। देखो क्या बोल रहा है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेस विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। फीमेल टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स। उसके बाद स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, कि आपकी मसल कितना ज्यादा स्ट्रेच कर पा रही है। योगा वगैरह करना चाहिए तब आपकी मसल्स में स्ट्रेचेबिलिटी बनी रहती है। जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है कि आपका ओवरऑल बॉडी मूवमेंट, ठीक है, ओवरऑल हीट कितनी है बॉडी के अंदर, ओवरऑल टेम्परेचर क्या है बॉडी का, इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, 10 मिनट्स इन अ वार्म बाथ increases body temperature and flexibility, whereas 10 minutes staying outside in 10 degree C reduces body temperature and flexibility। तो देखो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है। उसके बाद बोल रहा है प्रीवियस इंजरी। अगर कोई इंजरी हुई है तो वहां पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है क्योंकि पेन बढ़ जाता है, चोट लगी हुई है। अगर वो अच्छे से रिकवर हो गई है, रिहैब हो गया है, वो टिश्यू दोबारा डेवलप हो गया है, तो फिर वहां पे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी ट्रेनिंग के साथ। बोल रहा है इंजरीज टू कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल कैन लीड टू थिकनिंग और फाइब्रेसिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया। फाइब्रस टिश्यूज आर लेस इलास्टिक एंड कैन लीड टू लिम्ब शॉर्टनिंग। ठीक है। इसके बाद आ रहा है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो का मतलब आपके हार्ट पे और रेस्पिरेटरी मतलब आपके लंग्स पे। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। लंग्स का काम क्या है, सांस से रिलेटेड, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है मसल्स को। वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी डेवलप होगी तभी आप कुछ कर पाओगे, राइट। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, यहां से मोटिवेशन ले लो, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है ना। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट साइज डेवलप होता है। देखो हार्ट भी तो एक मसल है ना भाई। जैसे आप बाकी मसल्स ट्रेन करते हो, आपको हार्ट की भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब सर हार्ट की ट्रेनिंग कैसे होगी, कार्डियो से। साइकिलिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो। अपने हार्ट को भी दो अच्छे से ऑक्सीजन, अपने हार्ट को भी अच्छे से ब्लड पंप करने का मौका दो। जितना ब्लड पंप करेगा उतना मसल्स डेवलप होंगी, मसल्स डेवलप होंगी तो आपका हार्ट स्ट्रांग बनेगा बेटा, है ना। व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज मसल ऑफ द हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। दूसरा रेस्टिंग हार्ट रेट आपका बेटर हो जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट का क्या मतलब होता है, अगर आप रेगुलरली हेल्प करते हो अपने हार्ट को डेवलप करने में, एक्सरसाइज करते हो आप रेगुलर, तो उससे व्हेन यू आर एट रेस्ट, व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एन स्पोर्ट, तो उस केस में आपका हार्ट जब रेस्ट पे है तो कितने अच्छे से वो पंप इन पंप आउट कर रहा है, पंप इन पंप आउट कर रहा है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट भी एक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब भी हम किसी इंडिविजुअल की कार्डियो फिटनेस को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट। इट हैज बीन नोटेड दैट हाईली कंडीशन एथलीट्स कैन हैव देयर रेस्टिंग हार्ट रेट इन द 30s। ठीक हो गया, 30s में ये बीट्स की बात कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि आपका हार्ट एक बार में कितने ml ब्लड पंप कर पा रहा है। तो जो रेगुलर एथलीट्स होते हैं, कंडीशन एथलीट्स होते हैं, उनका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर पाता है, तो ज्यादा बॉडी में अच्छे से ब्लड जा पाता है। वो लोग लॉन्जिविटी अपनी सस्टेन कर पाते हैं, लंबे समय तक जी पाते हैं। तो देखो बोल रहा है द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन्स अप टू 70 ml पर बीट इन अनट्रेन्ड। अब देखो एक बीट में 50 से 70 ml अनट्रेन्ड में। जो थोड़े से ट्रेंड होंगे 70 to 90, और जो कंडीशनड होंगे, बेस्ट एथलीट्स होंगे 90 से 110 ml। देख रहे हो, एक नॉर्मल बंदा 70 ml तक जा रहा है, ये 110 ml तक जा रहा है। तो कितना ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, अच्छे तरीके से स्ट्रोक मार रहा है, और उतना ज्यादा बॉडी उसकी एक्टिव रहेगी। बढ़िया। इसके बाद बीपी कम होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन तब भी कोई एक्सरसाइज करता नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करके एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है। उसके बाद ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, पूरी बॉडी में ब्लड आसानी से अच्छे से पहुंच जाता है। इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप कोई भी 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो, बस दैट इज इट। ब्लड सप्लाई बेटर होगी, मसल टेम्परेचर बेटर होगा। अभी हमने पीछे देखा मसल टेम्परेचर बेटर होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है।
मसल काफ़ी अच्छे से सस्टेन रह सकती है। उसके बाद मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, बच्चों अगर लैक्टेट इकट्ठा होता चला जाएगा ना तो वो आपके लिए नुकसानदायी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी ज्यादा हो सके एक्सरसाइज करनी है ताकि वो एक्यूमुलेशन ना हो। देखो बोल रहा है मसल रिक्वायर ऑक्सीजन, इफ ब्लड सप्लाई डज नॉट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल इट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट एसिड, वो इकट्ठा होता चला जाएगा विच रिजल्ट इन पेन एंड सोरनेस इन द मसल्स। उसके बाद आता है माइक्रो टीयर इन मसल फाइबर। भाई आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल फाइबर में माइक्रो टीयर्स होते हैं, छोटा छोटा मसल फाइबर टूटता है, फिर वो दोबारा डेवलप होता है जब आप उसको रेगुलर प्रोटीन देते हो और स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है पहले के मुकाबले, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल टिश्यूज प्लेस्ड अंडर स्ट्रेस व्हिच रिजल्ट्स इन माइक्रो टीयर्स, द बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय रिपेयरिंग द मसल फाइबर्स एंड मेकिंग देम लार्जर। व्हेन अ मसल गेट्स बिगर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। बढ़िया सर। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल होता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, मैंने आपको बता ही दिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब मसल साइज बढ़ता है, डेवलप होता है। उसके बाद लिगामेंट्स का, टेंडन्स का आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। भाई जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके बोन्स, आपके जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, सबकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसके बाद बच्चों इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे हम लंग्स की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, एटीपी लेवल्स की बात करेंगे। तो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ये सारी चीजें बेटर रहेंगी। इसके बाद मायोग्लोबिन स्टोरेज बेटर हो जाएगा। उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज बेटर हो जाएगा। उसके बाद मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। भाई जितना बढ़िया मेटाबॉलिज्म होगा उतने लॉन्ग टर्म तक तुम सस्टेन कर पाओगे। तो देखो कितने सारे पॉइंट, कितने सारे पॉइंट, कोई भी 6 आप याद रख सकते हो। चलो भाई अब आ रहा है बच्चों फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो वहां से क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी के अंदर। देखो क्या बोल रहा है, एजिंग इज एन इनएविटेबल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। भाई इनएविटेबल का मतलब कोई इससे बच नहीं सकता, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगते हैं, उनका वैल्यू जो है ना वो कम होने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से आप कितना एक्सपोज हो रहे हो, कितने पॉल्यूशन आप फील कर रहे हो, कितना रेडिएशन में आप रह रहे हो, अगर आप ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोल कर लो ना तो आप ज्यादा लॉन्जिविटी मेंटेन कर पाओगे, राइट। तो मेनली ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर दिए हुए, कोई भी 6 हम अच्छे से याद करेंगे और टॉपिक खत्म। देखो जरा एजिंग से क्या क्या इंपैक्ट आते हैं। नंबर 1 मसल स्ट्रेंथ। देखो विद एज आपकी मसल की स्ट्रेंथ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आप देखते हो ना कि एक यंग बच्चा या तुम लोग जिस उम्र में हो, तुम जितना वेट उठा सकते हो, वजन उठा सकते हो, आपके पेरेंट्स शायद वो चीज ना कर पाए, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मसल्स अभी बहुत स्ट्रांग है। विद एज वो धीरे धीरे मसल मास भी कम होता चला जाता है, स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाती है, तो आप नहीं काम कर पाते हो। बोल रहा है मसल स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप कैन प्रोड्यूस। पीक स्ट्रेंथ इज यूजुअली रीच्ड बिटवीन 20 एंड 40। ये एज जो होती है ना, ये पीक स्ट्रेंथ की होती है। आफ्टर दिस एज कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथ डिक्लाइंस, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, इसीलिए वेट ट्रेनिंग इज अ मस्ट। उसके बाद बच्चों न्यूरल फंक्शन। न्यूरल का मतलब हो गया सीधा सीधा आपकी नर्व्स, आपकी स्पाइनल कोड के साथ सारी नसें जुड़ी होती हैं। जो आपकी मेन स्पाइनल कोड होती है ना, जो आपकी स्पाइन होती है, वहां से पूरी बॉडी में समझ लो कि नसों की सप्लाई हो रही होती है। तो वो अगर प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होगी तो उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता चला जाएगा विद एज, और आपके सेंसेस स्लो होते चले जाएंगे, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, ये सब स्लो होते चले जाएंगे। तो बोल रहा है विद एजिंग देयर इज अबाउट 40% डिक्लाइन इन स्पाइनल कोड एक्सन्स एंड 10% डिक्रीज इन नर्व कंड्यूसिव स्पीड, ठीक है। इससे आपकी ओवरऑल न्यूरोमस्कुलर परफॉर्मेंस खराब होती है। देन वी हैव एंडोक्राइन चेंजेस विद एजिंग। एंडोक्राइन चेंजेस का क्या मतलब होता है भाई, हमारे ये ग्लैंड्स की बात करता है, हार्मोन्स की बात करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता है। तो देखो क्या बोल रहा है, द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स ग्लैंड्स, हार्मोन्स, टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। विद एजिंग आपका ओवरऑल हार्मोनल फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। अब जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो बीमारी लग जाती है, जैसे थायराइड लग जाएगा, ठीक है। जैसे और आपको आसपास लाइफस्टाइल डिजीजेस देखने को मिलती हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। शुगर की बीमारी लग जाती है। देन वी हैव पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड।
आपका लंग्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। बोल रहा है मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन पल्मोनरी सिस्टम प्रोग्रेस विद एज टू कॉज अ डिटीरियोरेशन इन स्टैटिक एंड डायनामिक लंग फंक्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर आप समझ ही गए, कार्डियोवास्कुलर में आपके वही हार्ट हेल्थ ओवरऑल इम्पैक्ट होगी। बोल रहा है विद एजिंग कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एरोबिक कैपेसिटी डिक्लाइन। एरोबिक का मतलब फिर से वही सांस, लंग्स, उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट लेके चल रहे हो ना सब। इसके बाद बॉडी कॉम्पोजिशन। अगर हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करें बच्चों, तो बॉडी कॉम्पोजिशन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि फैट कितना है, बोन मास कितना है, मसल कितना है, ये सारी चीजें। बॉडी कॉम्पोजिशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ फैट, बोन, वाटर, मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो 60 के बाद ये सब रिड्यूस होता चला जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों, बोन मास। बोन मास का मतलब कि आपकी बोन्स में ओवरऑल कितना मिनरल्स, कैल्शियम, इस तरीके की चीजें कितनी ज्यादा है। बोन मास जितना अच्छा होता है उतनी स्ट्रेंथ, उतनी स्पीड, उतना इंड्योरेंस, उतना फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लेकिन विद एज ये भी कम होता चला जाता है। तो ये भी बच्चों, बोन मास का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ मिनरल मेनली कैल्शियम इन बोन्स। विद एजिंग ये सारी की सारी चीजें, मिनरल्स वगैरह कम होते चले जाते हैं, बोन्स वीक होती चली जाती हैं, और 60 के बाद बोन मास में डिक्रीज बाय 30 to 50%। इसके बाद आ रही है बच्चों हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी। फिजियोलॉजी का काम खत्म, इंजरीज को पढ़ेंगे और चैप्टर को करेंगे समाप्त। चलो भाई शुरू करें। अब बच्चों ये इंजरी होता क्या है, इंजरी आप सब जानते हो यार, चोट लग जाना, खेलते कूदते रहते हैं तो चोट लग जाती है ना। अब चोट कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक होती है जिसके अंदर हड्डी टूट जाए, और एक होती है जिसके अंदर हड्डी ना टूटे, ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ गए, या नील पड़ गया, या खिंचाव आ गया, स्प्रेन स्ट्रेन, है ना। वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो है क्या, द इंजरी रेफर्स टू फिजिकल डैमेज कॉज टू द टिश्यू। टिश्यू पे हो सकता है, हड्डी नहीं टूटी है बोन पे हो सकता है, और एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी वाइल इन एक्शन एंड फर्दर लीडिंग टू विड्रॉल फ्रॉम पार्टिसिपेशन और एक्सपीरियंस पेन वाइल परफॉर्मिंग मूवमेंट। भाई चोट लगेगी तो पेन तो होगा, है ना। अब देखो जो इंजरीज हैं वो सबसे पहले हम सॉफ्ट टिश्यू पढ़ेंगे। सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, जिसके अंदर आपकी हड्डी नहीं टूट रही, ठीक है। वो मसल पे लग रही है चोट, ऊपर थोड़ा स्क्रैच वैच आ रहा है, स्किन पे लग गई, गिर गए, ये सब सॉफ्ट टिश्यू में आ जाती है, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यू में क्या है हमारे पास, इंटरनल, जो आपको दिखेंगी नहीं, अंदर अंदर आप फील करोगे। जैसे बोलते हैं ना कि नस खिंच गई भाई, भाई यहाँ पे मसल टीयर हो गया, अंदर पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, मतलब दिख नहीं रही है आपको, अंदरूनी चोट जिसको हम बोलते हैं, वो होती है इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन सी होती है, जो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देती है, फोटो से मस्त समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन और इंसिशन भी होता है, वो भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले होता है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है भाई, एब्रेशन होता है, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, स्क्रैच व्रैच पड़ जाना, कि छोटा बच्चा साइकिल चलाता है तो गिर जाता है ना। कई बार हम खेलते खेलते स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो चोट वोट लग जाती है थोड़ी बहुत वैसी यार स्क्रैचेस से। वो क्या है, इट इज अ मेजर इंजरी। एब्रेशन यूजुअली अकर ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट or fall over the area where the bone is very close to the skin. It may be caused by falling on a hard surface. यूजुअली रोड पे गिर गया बच्चा, उसको एकदम घिसीट विसीट लग जाती है ना, वो सब क्या है, एब्रेशन। अब प्रिवेंशन बच्चों ध्यान रखना, प्रिवेंशन के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 से 6 पॉइंट तुम याद रख लो, सब में सेम चल जाएंगे, सब में सेम पॉइंट चल जाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे बचा जा सकता है भाई, वार्म अप कर लो ताकि आपकी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए, वार्म्ड अप हो जाए, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए तो गिरने के चांसेस कम। दूसरा, प्रॉपर कंडीशनिंग करो। प्रॉपर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्रेपरेशन अच्छे से करो, आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखो, आप अपनी मूवमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, फुल कंडीशनड होके काम करो। उसके बाद क्या बोल रहा है, इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के यूज करो, गड़बड़ क्वालिटी के इक्विपमेंट बेकार होते हैं, वो यूज नहीं करने, ठीक है। उसके बाद गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल एसेंशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। और अच्छे कॉम्पिटिशन्स खेलो जहां पे प्रॉपर ऑफिशियल्स हो, प्रॉपर केयर टेकर्स हो, जहां पे सारी चीजें अच्छे से चलें, कुछ भी कहीं भी जाके मत खेलो, ठीक है। उसके बाद प्लेयर्स को केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिस के टाइम हो चाहे वो कंपटीशन के टाइम हो। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके चलने चाहिए भाई, जब भी रूल वूल तोड़ने की कोशिश करोगे तभी चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के रखो, जैसे क्रिकेट खेलते टाइम सब पैड वैड हेलमेट सब लगा के चलते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, अपनी एक्सपोज स्किन को कवर करके चलो कपड़े से, यानी कोशिश करो कि आप फुल क्लोथ्स पहन के चलो ताकि अगर गिरो भी तो कपड़े आप बचा ले आपको, है ना। तो सबसे पहला एब्रेशन आपने देख लिया। उसके बाद होता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन होता है, देखो नील पड़ गया, नील पड़ जाना। भाई मैं अभी बैटिंग कर रहा था, पिछले महीने की बात है, बैटिंग कर रहा था, सिंपल इस तरीके से खड़े हो गए और बहुत तेज बॉल आई, सीधा यहाँ लगी,
अब भाई यहाँ तो कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था ना, हेलमेट था, ऊपर नीचे पैड थे, मतलब ओवरऑल सब पैक था, लेकिन ये आर्म पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ था, तो सीधा यहाँ लगी भाई साहब, वो पूरा बॉल छप गया यहाँ पे, नीला हो गया। 15 दिन बाद गया वो, तो उसको क्या बोला मैंने कहा ओहो ये तो कॉन्ट्यूशन हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्यूशन हो गया। तो कॉन्ट्यूशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट और विदाउट एनी स्पोर्ट इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन कैन ऑल्सो बी डन ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, बम्पिंग इनटू समथिंग हो गया, बीइंग हिट और किक्ड हो गया, है ना। फुटबॉलर्स को हो जाता है कि भाई वो फुटबॉल खेलते खेलते किक करते हैं, सामने वाले के पैर पे किक कर देते हैं, उसको नील पड़ जाता है। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, बहुत कॉमन है बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, कबड्डी में। प्रिवेंशन फिर से सारे सेम, देखो ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए मैंने बोला सब में वही चल जाएंगे। वार्म अप करके चलो, कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गुड क्वालिटी के होने चाहिए, प्ले फील्ड अच्छे होने चाहिए, है ना, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए आपको स्पोर्ट की, प्लेयर्स केयरफुल रहें, अलर्ट रहें, अच्छे ऑफिशियल्स के साथ खेलो, वही सब सेम। ठीक है। इसके बाद आता है लेसरेशन, ये होता है बच्चों कट लग जाना। भाई अब ये तो कट ही लग गया, हड्डी तो बच गई लेकिन कट लग गया अब भी बहुत तगड़ा वाला, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लेसरेशन। द इरेगुलर टीयर लाइक वाउंड कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा, ये खतरनाक होता है, इसे देख के बंदा वैसे भी डर जाता है। कॉज मोस्टली लेसरेशन द रिजल्ट ऑफ स्किन हिटिंग एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट, मेनली जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, नाइफ लग गया, कुछ ऐसा कट लग जाएगा पूरा का पूरा। प्रिवेंशन, अच्छे इक्विपमेंट यूज करो, आई प्रोटेक्शन करो अच्छे से ताकि बचा रहे। ट्रीटमेंट क्या है अगर हो जाए? पहले तो क्लीन करो, क्योंकि ब्लड ब्लड निकल रहा होगा तो क्लीन करो, ब्लीडिंग स्टॉप करो अर्लीस्ट, और फिर उसके बाद इलाज कराओ। इंसिशन क्या होता है? इंसिशन बच्चों जब डॉक्टर्स वगैरह खुद कट लगाते हैं कोई सर्जरी करने के लिए, कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो कट लगाते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं इंसिशन। इट इज अ कट मेड इनटू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सपोज द अंडरलाइन टिश्यू, बोन और ऑर्गन। इसके क्या कॉज हो सकते हैं? एक क्लीन शार्प एज ऑब्जेक्ट से करा जाता है, जैसे नाइफ, रेजर या फिर ग्लास प्रिंटर। एरिया को शार्प एजेस से बचा के चलना है और वापस से फिर उसका रिलीफ कर देना है। ठीक है, बढ़िया सर। इसके बाद आ गया बच्चों स्प्रेन। स्प्रेन का क्या मतलब होता है? स्प्रेन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मसल में दर्द होना। अब ये दिखाई नहीं देंगे आपको चोट, अब ये सब इंटरनल चोट आ गई। स्प्रेन कौन सी होती है? कि आपका पैर में मोच आ गई, वो मुड़ गया पैर, ट्विस्ट हो गया, बोलते हैं ना एल्बो ट्विस्ट हो गई भागते भागते, वो सब स्प्रेन है। इट इज अ लिगामेंट इंजरी, इट में अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ अ लिगामेंट। आपका कोई लिगामेंट टूट गया, ठीक है भाई, एसीएल का बड़ा डर लगता है मुझे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुमको एसीएल टीयर के बारे में पता है क्या? जितने बच्चे स्पोर्ट्स खेलते होंगे उनको एसीएल टीयर के बारे में पता होगा, स्पेशली बैडमिंटन वाले बच्चों को, बहुत खतरनाक चीज है। मैनी थिंग्स कैन कॉज स्प्रेन, गिर गए, ट्विस्ट हो गया, कुछ भी हिट हो गया, कुछ ऐसी चीज लग गई, दिस कैन कॉज लिगामेंट अराउंड द जॉइंट टू टीयर, इसमें लिगामेंट टूट जाता है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्प्रेन। ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? वार्म अप करके चलो, कंडीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के हो, प्ले फील्ड अच्छी क्वालिटी के हो, वही सब सेम। ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बेसिकली कि जैसे मेरी नेक में रहता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि एक तरीके का खिंचाव, एक तरीके का पेन सा फील होता है, मतलब फ्रीनेस फील नहीं होती। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा पढ़ाने की वजह से मेरी नेक में यहाँ पे इंजरी है, तो मुझे डॉक्टर बोलता है कि यार 1 महीने का रेस्ट चाहिए। मैंने कहा यार मैं 1 दिन का रेस्ट नहीं कर सकता। वो बोलता है फिर ये दर्द रहेगा और अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये लाइफ टाइम रहेगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, एग्जाम के बाद रेस्ट कर लूंगा। तो बेसिकली क्या है? खिंचाव है मसल्स के अंदर जो विद टाइम ही रिकवर होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या बोल रहा है? स्ट्रेन इज अ मसल इंजरी, इट कैन बी माइल्ड एज वेल एज सीवियर, समटाइम द कंप्लीट मसल कैन बी रप्चर्ड। In case of complete rupture, it is not possible to move that part or a limb. There may be severe pain around the rupture. प्रिवेंशन फिर से वही, आपको एक प्रॉपर वार्म अप करना है। बिना वार्म अप पे कोई भी स्पोर्ट करोगे तो स्ट्रेन आएगा। कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, प्ले फील्ड अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, आपको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, प्लेयर को केयरफुल अलर्ट रहना पड़ेगा। बढ़िया सर। अब आ गई हार्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू खत्म, सॉफ्ट टिश्यू में इंटरनल भी देख ली, एक्सटर्नल भी देख ली। हार्ट टिश्यू में मेनली हड्डी टूटेगी, हड्डी टूट के रहेगी। एन इंजरी टू द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी is termed as heart tissue. They are the injuries where bone fracture, that is the bone either crack or break. ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि उसकी जो लोकेशन है वो बदल गई। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जॉइंट है,
इसके ऊपर इस तरीके से एक बोन रखी गई है, सही है, मतलब ये जॉइंट है। अब अगर बेसिकली इसकी लोकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, सपोज ये इधर से तो सही है लेकिन ये ऐसे हो जाए, ऐसे की जगह ऐसे हो जाए, तो डिसलोकेशन हो गया। सिमिलरली अगर ये पूरी की पूरी अपनी जगह से ही इधर आ जाए, मतलब पूरा ही इधर शिफ्ट हो गया, तो ये भी डिसलोकेशन में आ जाता है। और फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं जो मैं आपको भी दिखाता हूं। लो जी, सबसे पहले डिसलोकेशन देखो, यहाँ पे देखो, ये इसके ऊपर आना चाहिए ना, ये इधर आ गया, डिसलोकेट हो गया। ये तो मैं बना के दिखा रहा था बट मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। डिसलोकेशंस आर जॉइंट इंजरीज दैट फोर्स द एंड्स ऑफ द बोन्स आउट ऑफ द पोजीशन। आपकी बोन आउट ऑफ द पोजीशन हो जाएगी। द कॉज इज ऑफन अ फॉल, आप गिर गए या कुछ आपको हिट कर गया, समटाइम्स फ्रॉम प्लेइंग अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, ठीक है। अब अ जॉइंट डिसलोकेशन, इसको हम लक्सेशन भी बोलते हैं, व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल सेपरेशन इन द जॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट। तो ध्यान रखना, डिसलोकेशन बोल दो, लक्सेशन बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद पार्शियल को हम क्या बोल देते हैं, सब लक्सेशन। पार्शियल का मतलब जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, थोड़ा सा डिसलोकेशन हुआ और ये तो फुल डिसलोकेशन हो गया, ठीक है। लो जी, पार्शियल को हम क्या बोल देते हैं, सब लक्सेशन। कॉजेज क्या हो सकते हैं, ट्रॉमा दैट फोर्सेस अ जॉइंट आउट ऑफ द प्लेस कॉजेस डिसलोकेशन। कोई ट्रॉमा, कोई एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा फोर्स लगी आपके उस पर्टिकुलर बोन पे, उस पर्टिकुलर जॉइंट पे, तब डिसलोकेशन हो जाता है। एक्सीडेंट हो सकता है, फॉल हो सकता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो सकते हैं जैसे फुटबॉल, इनके अंदर चलता रहता है, ठीक है। अगर डिसलोकेशन हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, दर्द बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग मतलब सूजा होगा, नीला नीला देखने को मिलेगा, इंस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव द जॉइंट, आप उसको मूव नहीं कर पाओगे, आपको बहुत पेन फील होगा और आपको दिखेगा कि यार वो डीफॉर्म्ड जॉइंट है। डीफॉर्म्ड का मतलब कि उसकी फॉर्मेशन बिगड़ गई, तो ये चीज हो जाती है बच्चों। ट्रीटमेंट क्या है भाई, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का डिसलोकेशन हुआ है। आपको उस पर आइस लगानी चाहिए, एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने आप वो ट्रीटमेंट कर देंगे। ट्रीटमेंट देखो, मेडिकेशन हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है। मेडिकेशन क्या है, हो सकता है डॉक्टर आपको मेडिकेशन दे दर्द की कि भाई खुद ही ठीक होगा, और मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है कि सर्जरी होगी। रेस्ट, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला कि मेरी नेक की इंजरी, डॉक्टर बोलता है रेस्ट करो खुद ठीक होगी, तो रेस्ट से। रीहैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीहैब का मतलब होता है कि अब आप सही होने के बाद आपकी फिजिकल, जो हम बोलते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ, वो धीरे धीरे आपकी मूवमेंट से ही सही करते हैं उस पर्टिकुलर पोजिशन को। उसके बाद सर्जरी, ठीक है, ओके, बढ़िया सर। देन वी हैव फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो आप सब जानते ही हो, हड्डी टूट जाना। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रेक इन द बोन। बच्चों बहुत प्रकार के हो सकते हैं, राइट। अब क्या सबसे पहले आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। व्हाट इज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है बेसिकली एक चोट लगी, फिर आपने वही एक्टिविटी करी, उसी जगह पे फिर प्रेशर आया, लेकिन आपने कहा थोड़ा बहुत पेन है यार, पेन किलर खाऊं फिर कर लेता हूं, फिर आया, तो फिर वो हड्डी टूट जाती है, वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इट मे अकर बिकॉज ऑफ ओवर यूज इंजरीज एंड द फेलियर टू हैव एडिक्वेट इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द बॉडी। Stretch fracture often occur result from increasing the amount of intensity of an activity too quickly। अगर आप बहुत जल्दी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को एकदम से बढ़ा दोगे तो वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर आ सकता है। प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है, लो इंपैक्ट एक्टिविटीज ऐड करो, पहले वार्म अप करो, धीरे 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 वेट ऑन करो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट करो, कोल्ड थेरेपी हो गया, आइस पैक्स हो गया, कोल्ड कंप्रेसेस हो गए। आइस लगाना सबसे अच्छा रहता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद बच्चों अब देखो काइंड्स ऑफ फ्रैक्चर्स आ जाएंगे। सबसे पहले आता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक बच्चों में होता है जब बोन बहुत सॉफ्ट होती है, ध्यान रखना बच्चों वाला ग्रीन स्टिक याद रहेगा। अ फ्रैक्चर इन अ यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स, बोन बेंड हो जाती है, छोटे बच्चे में फोटो देख पा रहे हो, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में आ जाता है। कॉजेज मोस्ट कॉमन अकर विद अ फॉल, बच्चे गिरते रहते हैं यार, तो आ जाता है। प्रिवेंशन क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंश्योरिंग द चाइल्ड सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए उसको। आजकल बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, बच्चों को लगा दो, कोई चोट वोट नहीं लगती उनको, ठीक है। डाइट का ध्यान रखना है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बोन स्ट्रांग रहे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, रिमूवेबल स्प्लिंट्स रिजल्ट इन बेटर आउटकम देन
कास्टिंग अ चिल्ड्रन विद टॉरस फ्रैक्चर्स ऑफ द डिस्टल रेडिस, मतलब बहुत सारे ऐसे रिमूवेबल बेल्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स बने हुए हैं जो अगर कभी ऐसा हो जाए तो वो पर्टिकुलर जगह पे बांध दिए जाते हैं। जैसे वाइट फ्रैक्चर्स होते हैं ना, जो हम किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो वो पट्टी नहीं बांध देते सफेद रंग की पक्की वाली, तो छोटे बच्चों में क्या आता है, रिमूवेबल आते हैं कि आप बांध के रखो, उससे विद टाइम धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन खुद से नहीं करना, डॉक्टर को दिखा के ही करना होता है। उसके बाद कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, जहां पे बोन जो है ना देखो टूट जाएगी, क्रश हो जाएगी, बहुत सीरियस एक्सरसाइज, सीरियस इंजरी कोई हुई, तब आपको ये इस तरीके का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और इवन क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कॉजेस क्या है, वही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है कोई फोर्स लगना, वायलेंस होना, ये इसके मेन कॉजेज हो सकते हैं। कैसे बच सकते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मेंटेन करो, अच्छा खाना खाओ, कैल्शियम अपना प्रॉपर रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, उससे हो सकता है। ट्रीटमेंट फिर से वही है, सबसे पहले एक एक्सरे कराओ, डायग्नोसिस करो, डायग्नोसिस कराने के बाद उसके बाद प्रॉपर रेस्ट, मेडिसिन और जो डॉक्टर इलाज बताएगा वो। बढ़िया सर। इसके बाद हो जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है भाई, जब हड्डी बिल्कुल दो टुकड़ों में टूट जाए, बीच में से दो टुकड़े हो जाएं, उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स। इट इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, बिल्कुल बीच में से टूट गई तो उसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली दैट इज परपेंडिकुलरली टू द बोन। प्रिवेंशन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज विल मेक द बोन स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर। थोड़ा सा रेगुलर वर्कआउट करेंगे तो बोन स्ट्रांग रहेंगी, डेंसर रहेंगी, ये चीज़ों से उनको इम्पैक्ट नहीं आएगा। ट्रीटमेंट क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड एट होम विद द रेस्ट करो, दवाई लो, एक बैक ब्रेस, वही बेल्ट आती है, ट्रीटमेंट आता है, बांध के रखो, उससे ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है, देखो जैसे बिल्कुल बीच में से टूटता है ना, डायगनली टूटता है। डायगनली मतलब इस तरीके से, ये डायगनल ऐसे ऐसे डायगनल टूट रहा है देखो, है ना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक फ्रैक्चर इज द वन इन विच बोन ब्रेक डायगनली। ठीक है, इसके क्या कॉज हो सकते हैं, कॉज वही है कि भैया कोई इंजरी आई है, कोई ट्रॉमा आया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तभी ये होता है। प्रिवेंशन, बोन्स कैन बी स्ट्रेंथन्ड बाय ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, वो खाना खाओ जिसके अंदर प्रॉपर कैल्शियम मिले, और रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड क्या होता है, एक के ऊपर हड्डी चढ़ जाना, ये देखो, ये देख पा रहे हो, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, ये ऐसे थी और ये ऐसे चढ़ गई इसके ऊपर, ये होता है इम्पैक्टेड। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकर व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम्ड टुगेदर by the force of the injury. It is caused mainly when someone falls from height with a great impact. ये ध्यान रखना है। प्रिवेंशन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, मेंटेन गुड इनटेक ऑफ कैल्शियम, वही सारी की सारी चीजें बच्चों यहाँ पे इम्पैक्टेड में भी आ रही हैं। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। थोड़ी देर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आज मेजॉरिटी फिजिकल एजुकेशन तुम्हारी निपटा दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।